महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सभी। और आशा करता हूँ सबकी दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी। भाई 1 साल और बिता दिया हम लोगों ने और साल भर की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई यार। ओह शिट, कोई बात नहीं, चलिए नया साल फिर से आएगा, फिर से नई खुशियाँ लाएगा और आपके सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति इसी तरह से बढ़ती रहेगी और हमारा ये प्यार, ये साथ इसी तरह से बढ़ते रहेगा। इसी विश्वास के साथ आज की स्टोरी जो आपको बहुत ज़्यादा डराने वाली है। मैं डॉक्टर फ्रैंकफर्ट इस समय दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह भानगढ़ फोर्ट पर हूँ। आज की रात मैं यहीं रहूँगा और यहीं रहकर पता लगाऊंगा दुनिया के सबसे ख़तरनाक राज का, जिसे दुनिया भानगढ़ फोर्ट कहती है। एक ऐसी जगह जो आज तक दुनिया के लिए राज है। कैसे एक ही रात में पूरा किला बर्बाद हो गया, ये कोई नहीं जान पाया। बड़ी मुश्किल से मुझे सरकार से इस बात की परमिशन मिली है। हालांकि जैसे ही मैं किले में प्रविष्ट हुआ था, बाहर के और अंदर के तापमान में एक अजीब सा अंतर महसूस हुआ था मुझे, और यहीं से मेरा एहसास शुरू हुआ था कि कुछ तो है। मगर आश्चर्य की बात है कि मेरा डिजिटल थर्मामीटर अब किसी भी तरह के ताप अंतर को नहीं पकड़ रहा है। मैंने किले के अंदर के कई हिस्सों पर अलग अलग तरह के थर्मल कैमरे और ईवीपी मशीनें लगा रखी हैं। छोटी सी हलचल, छोटी सी प्रतिक्रिया मुझे बता देगी। मगर इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और पूरा किला शांत है। कहीं भी कोई भी हलचल नहीं, ना तो ईवीपी मशीन ही कुछ बता रहा है और ना ही थर्मल कैमरे। मैं निराश होता जा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं यहाँ से कुछ हासिल करके जा सकूँगा या फिर शायद निराशा ही हाथ लगे। वो सब कुछ शायद सुनी सुनाई कहानी ही हो। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। अचानक ही मुझे पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई थी, तभी एक आवाज से मेरी नींद टूटी। मेरा मोशन सेंसर बहुत तेजी से आवाज कर रहा है। हाँ, बहुत तेजी से आवाज। आखिर मेरी मेहनत सफल हो गई। इतने घंटों से बैठा हुआ था मैं और अंततः मैंने कुछ खोज लिया। मैं तेजी से दौड़ पड़ा। कहाँ कौन सी जगह पे आवाज आ रही है? दुर्ग के अंधेरे उबड़ खाबड़ रास्तों में से मेरी टॉर्च की रोशनी ही मेरा रास्ता दिखा रही थी। मैं जल्दी से उस जगह पहुंचना चाहता था, मगर ये क्या, मशीन की आवाज़ बंद हो गई है। उसकी जगह मेरे कानों में गूंज रही है एक हंसी। मैं वहाँ रुककर गौर से सुनने लगा। ये किसी महिला की हंसी है और इस सुनसान दुर्ग के कोने कोने से टकराकर बार बार मेरी ओर प्रतिध्वनित हो रही है। वैसे तो ये एक सामान्य सी हंसी ही है, मगर ये हंसी इस वक्त मेरे मोशन एंड वाइब्रेशन डिटेक्टर से आ रही है। उसकी अलार्म की बजाय अब वो हंसी उससे गूंज रही है। डॉक्टर इस तरफ हैं, थर कांप रहे हैं। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका है। उनके मुंह से सिर्फ ये शब्द निकले, ओह गॉड, ओह जीसस क्राइस्ट। क्या? भानगढ़ फोर्ट, अलवर, राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट? नो वे। तुझे अकल भी है तो क्या कह रहा है? अमित के प्रस्ताव को सुनकर उसके लगभग सभी साथी आश्चर्यचकित थे। रेखा तो बिल्कुल फट सी पड़ी थी। ये क्या हलवा पूड़ी है? हाँ, रात में भानगढ़ फोर्ट में जाएंगे, वहां से मूर्ति निकाल कर ले आएंगे। देख, मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं जा रही।
अमित को पता था उसका ये प्रस्ताव सुनकर सबसे पहले रेखा इसी तरह से चिल्लाएगी। अमित जानता है इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को सुनकर रेखा पहले इसी तरह चिल्लाती है, फिर पैसों को सुनकर शांत हो जाती है। वो बोला, अरे यार तू खुद सोच, इस तरह का कीमती प्रस्ताव आज तक कभी आया है? और दिन के समय तो वहाँ पर सरकारी गार्ड होते हैं, लोग होते हैं, दिन के समय ये काम करना संभव है ही नहीं। सुरेश जो काफ़ी कम बोलता है वो बोला, देख हमने आज तक बहुत सारे काम किए हैं, मगर जिस जगह की तू बात कर रहा है एग्जैक्टली अरे वो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, दुनिया की सबसे अभिशप्त जगह। तो इंटरनेट में सर्च करके देख, दुनिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस है वो। रेखा अभी भी चीख रही थी। और तू उस जगह जाके मूर्ति निकालने की बात कर रहा है वो भी रात के समय। अरे आर्कियोलॉजिकल सर्च ऑफ इंडिया ने वहां पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के रखा है, सूर्यास्त से सूर्योदय तक वो जगह किसी के लिए भी निरापद नहीं है, समझा? गेट पर बड़ा सा ताला लगा रहता है, यहाँ तक कि कोई नाइट गार्ड वहां नहीं रुकता है। और आज तक जो भी वहां गया है रात में वापस नहीं लौटा है। वहां आसपास कोई गांव भी नहीं बस पाया है, और जो गांव वाले दूर रहते हैं वो रात के समय उसकी परछाई से भी दूर रहते हैं। और फिर तूने डॉक्टर फ्रैंकफर्ट की रिसर्च पढ़ी है ना? आज पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है उनका लेख। देख अमित ये जगह कोई खेल नहीं है। मुझे पता है वो जगह बहुत ज़्यादा अभिशप्त है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इसीलिए तो वहां से मूर्ति निकालने का प्रस्ताव है। और तुम लोगों ने सोचा है मार्केट में कैसी हलचल मच जाएगी वहां की एक मूर्ति के आने से। और मिस्टर डिकोस्टा भी वहां के इतिहास को जानते हैं, और खासकर डॉक्टर फ्रैंकफर्ट के लेख की वजह से। और इसीलिए वो हमें जो अमाउंट देंगे ना, अरे उससे हम क्या, हमारी 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खा सकेंगी। फिर हम और किसी एक्सपेडिशन पे नहीं जाएंगे, तौबा कर लेंगे चोरी की जिंदगी से। जिंदा रहेंगे तब ना हमारी अगली पुश्तें आएंगी और फिर सुख भोगेंगी। नहीं, मैं तो इसमें नहीं हूं। और वैसे भी भानगढ़ में मूर्ति कहाँ है? एक रात में ही तो पूरा किला पूरी तरह से टूट फूट गया। पूरा किले के अंदर रहने वाले लोग कहाँ गए आज तक कोई नहीं बता पाया। कभी सोचा है कितना रहस्यजनक है सब कुछ? और उस टूटे फूटे किले के अंदर तुझे मूर्ति कहाँ से मिलेगी भाई? मूर्ति है मेरे भाई, मूर्ति है। भानगढ़ फोर्ट एक रात में पूरी तरह से तहस नहस जरूर हो गया था, मगर ये आश्चर्य की बात है कि फोर्ट के अंदर की मंदिरों को एक खरोच तक नहीं आई। हाँ, उन मंदिरों के अंदर विग्रह नहीं है, मगर मंदिर की बॉडी पर ऐसी मूर्तियां बनी हैं कि उनमें से अगर एक भी निकाली जाए ना तो डिकोस्टा का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। खासकर गोपीनाथ मंदिर जो है ना, उसमें बहुत सारी यक्षिणी और देवी देवता की मूर्तियां बनी हुई। कहते हैं यहाँ की सारी यक्षिणी मूर्तियां सुंदर सुंदर औरतों को मॉडल बनाकर तैयार की गई थी, और उनमें जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो उस किंवदंती की प्रधान नायिका राजकुमारी रत्नावती की है। किंवदंती की प्रमुख नायिका रत्नावती। और अगर वो मूर्ति हाथ लग गई तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट। सुरेश की भौहें थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। वो खुद भी रत्नावती की कहानी जानता था। रत्नावती की एक दासी जब बाजार में तेल खरीदने गई, तब एक दुष्ट जादूगर सिंखिया ने छल से उसके तेल में जादूगरी का तेल मिला दिया था। हालांकि रत्नावती खुद भी तंत्र मंत्र जानती थी, इसलिए वो कुछ समझ गई थी। उसने वो सारा तेल एक बड़े से पत्थर पर पटक दिया। साथ ही साथ वो पत्थर खिंचा गया सिंखिया की तरफ। सिंखिया उसी पत्थर से दबकर मर गया था, मगर मरते मरते भानगढ़ को अभिशाप दे गया था कि पूरा किला मौत की राह पर चला जाएगा। और उसी के अभिशाप से रातों रात पूरा किला तबाह हो गया था। हालांकि वो लोग जानते हैं उनका जो काम है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। वो
वेंडल्स हैं और उनका काम वेंडलिज्म कहलाता है। किसी ऐतिहासिक शिल्पकला को नष्ट करना बहुत बड़ा कानूनी अपराध है, मगर फिर भी पेट चलाने के लिए वो ऐसे काम करते हैं। पुराने कीमती मूर्तियों को उनके मंदिरों, किलों आदि के हिस्सों से अलग कर ले आते हैं। ये सभी अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे छुरी से मक्खन उठा ली जाती है, ठीक वैसे ही पत्थर की उन मूर्तियों को वो काट कर अलग कर ले आते हैं। विदेशों में मूर्तियां करोड़ों की कीमत में बिकती हैं और इस काम में उनकी मदद करते हैं मिस्टर डिसिल्वा। वही उनको अलग अलग प्रोजेक्ट देते हैं। अमित जो कुछ कह रहा है वो सच ही है। राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ की कथा की प्रमुख नायिका है और उसकी मूर्ति की कीमत जो होगी वो लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। मगर फिर भी सुरेश को पता नहीं क्यों यह प्रोजेक्ट सही नहीं लग रहा। आज तक बहुत सी गुफाओं, किलों आदि में जाकर उन्होंने मूर्तियां उठाई हैं, मगर भानगढ़ की बात ही अलग है। वहां तो दिन में जाने में भी लोग डरते हैं और उन्हें जाना है रात में। अमित तेरी बात सही तो है, मगर फिर भी एक बार सोच ले भाई, यहां पर बहुत ज्यादा खतरा है। खतरा? अरे लोग वहां पे डरे हुए हैं। रात के समय तो कोई वहां आएगा भी नहीं, यहां तक कि नाइट गार्ड भी नहीं रहते। तुम लोग सोचो कितनी आसानी से हम काम कर सकेंगे। कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। कोई नहीं अमित, क्या सचमुच कोई नहीं? देख, किले की तबाही का कारण जो भी हो, तांत्रिक अभिशाप, भूकंप, मुगलों का आक्रमण, मगर एक रात में किले का इस तरह से तबाह हो जाना तो अस्वाभाविक है ही है। मगर इतनी भयानक तबाही के बीच वहां के किसी भी मंदिर को कुछ न होना, क्या ये सिहरन जगाने लायक नहीं है? और फिर डॉक्टर फ्रैंकफर्ट का लेख पढ़ा है। उन्होंने कहा है मंदिर के प्रांगण में नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा है। देख अमित, तू मानेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर लोग कहते हैं भानगढ़ के मंदिर के पत्थर जीवित हैं। वो खुद को खुद ही ठीक कर लेते हैं। इसीलिए सब कुछ तबाह होने के बाद भी वो मंदिर तबाह नहीं हुए और इतने सालों तक बिना देख रेख और बिना किसी सुधार के भी वैसे ही बने हुए हैं। जिंदा मंदिर। अच्छा एक बात बता, अब किसी दीवार में अगर टूट फूट लग जाए तो वो खुद को कैसे ठीक करेगा? ऑपरेशन करके? वरना तू ही बता, डॉक्टर फ्रैंकफर्ट जैसे एक प्रख्यात वैज्ञानिक इस जगह को भयानक क्यों बोलते? हाँ, सारी गप्पाजी नहीं सर। लड़के की आंखें जैसे गड्ढे में घुसी हुई हैं। नाक के ऊपर से ऐसा लगता है जैसे डबल डेकर बस चली गई हो। कान चूहे की तरह खड़े खड़े। एक तरह से देखने में बहुत ही विचित्र सा लगता है। उसके चेहरे की तरफ देखने से एक अजीब से एहसास होता था। अमित ने बहुत गौर करके ये बात पता लगाई थी कि उसकी आंखें जरूर है, मगर जिसे दृष्टि कहते हैं वो उसकी आंखों में नहीं है। उसकी आंखें जैसे अलग ही तरह से भावहीन है। वो इंसान हंसता जरूर है, मगर उसकी हंसी की थोड़ी सी भी छाया उसकी आंखों पर नहीं पड़ती है। एक नज़र में ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें पत्थर की हैं, मगर नहीं, वो इंसानी आंखें और इंसान की तरह ही देखती हैं। वो इस भानगढ़ फोर्ट का एक गाइड है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों उसकी उपस्थिति से अमित को बहुत असहज सा लगता था। आप लोग मॉडर्न लोग हैं साहब, इसीलिए इन सबको झूठी अंधविश्वास की कहानी कहते हैं। वो सभी भानगढ़ फोर्ट के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चले जा रहे थे। राजाओं की हवेली छोड़कर जौहरी बाजार पार करके रानियों के महल की तरफ बढ़ रहे थे। मगर बाईसा ने जो भी सुना है वो हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। वरना आप ही बताइए, एक रात में इतना मजबूत किला टूट कर खंडहर बन गया, मगर
सारे मंदिर सदियों से अपने आप सुरक्षित हैं। अमित, रेखा और सुरेश के सामने इस वक्त भानगढ़ फोर्ट मुंह खोले खड़ा था। दूर पहाड़ से जब उन्होंने किले का प्राचीर देखा था तब ऐसा लगा था जैसे एक बड़ा सा सांप कुंडली मारकर चिर निंद्रा में सोया हुआ है, उस किले को अपने आगोश में लपेटे हुए। जैसे ही उसकी नींद टूटेगी उसी पल वो सब कुछ निगल लेगा। एक अनजानी सी कोहरे के चादर के अंदर छुपा हुआ है वो किला, जिसे आज तक कोई भी नहीं खोज पाया है। आखिर क्या हुआ था उस एक रात में? भूकंप, ना कि तांत्रिक का अभिशाप या फिर मुगलों का आक्रमण? आखिर कैसे जगमगाता हुआ एक शहर एक ही रात में खंडहर में तब्दील हो गया? वहां के रहने वालों का क्या हुआ? आज तक कोई नहीं बता पाया। और राजकुमारी रत्नावती, वो कहाँ गई? आने के रास्ते में बसे हुए गांव के लोगों से उन्होंने किले के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, मगर किले का नाम सुनते ही सब उल्टे पांव दौड़ जाते थे। हाँ, कुछ साहसी व्यक्तियों ने रुककर उनसे बातचीत की, मगर उन्होंने भी सिर्फ इतना ही कहा, वो बहुत अभिशप्त किला है साहब, वहां से दूर रहने में ही भलाई है। मगर ऐसा क्या है वहां क्या है साहब, वो तो जानने की हिम्मत हम में कभी नहीं हुई। मगर कुछ तो है। भानगढ़ दिन में जैसा रहता है, रात में कुछ अलग ही होता है। हमारे बाप दादा कहते थे, रात में भानगढ़ में हलचल होने लगती है। जैसे जैसे रात बढ़ती है वहां से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, बहुत सी लड़कियों की खिलखिलाने की आवाज, घुंघरूओं की आवाज, बहुत कुछ आती है साहब। आप लोग वहां से दूर रहिए, आप लोग वहां से दूर रहिए। अच्छा, एक बात बताओ, ये सब तो तुम्हारे बाप दादाओं से सुनी ही बातें हैं, क्या तुम लोग के अपने कुछ अनुभव है? अरे बाप रे बाप, कहकर वो लोग वहां से चले गए। उन लोगों को समझ में आ गया, इससे ज्यादा ये लोग और कुछ नहीं बताएंगे। किले को लेकर उनके मन में जो डर है वो उन्हें कुछ भी आगे बोलने से रोकता है। हालांकि अमित इस बात से काफी खुश था, क्योंकि एक मूर्ति को काटने के लिए जितना भी दबाने की कोशिश करो, आवाज होती जरूर है। और ऐसे में लोग वहां से जितना दूर रहेंगे उनका काम उतना ही दबे छिपे हो जाएगा। और गाहे बगाहे अगर किसी ने आवाज सुन भी ली तो किले के अंदर से आती किसी भूता आवाज को समझकर दूर भाग जाएगा। अतः काम बस अब ऐसा है जैसे खाली मैदान में गोल मारना। यहां पर क्या एक अदद घर भी सुरक्षित नहीं रहा? रेखा बोल पड़ी। इतनी देर से हर तरफ खंडहर और टूटे फूटे मकानों को देखते देखते वो परेशान हो चुकी थी। नर्तकियों के महल की तरफ पहुंचकर कुछ खंबे खड़े थे और बाकी सब कुछ चूरम चूर हो चुका था। जौहरी बाजार शायद एक समय जगमगा रहा होगा, इस समय से पत्थर का खंडहर है। हालांकि पैसों की बात सुनकर ही रेखा तैयार हुई थी और उसने ये भी शर्त लगा दी थी कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी काम होगा। सुरेश भी लगभग ऐसा ही मन बनाया हुआ था। है ना, देखिए तो, गाइड अतुल अचानक बोला, ये मोरों की हवेली है। असली में रत्नावली मयूर पालती थी और उसके लिए मयूरों की एक हवेली बनाई गई थी। हालांकि अभी वहां मयूर नहीं रहते, चमगादड़ और निशाचर पक्षियों का गढ़ है वो। सुरेश अपने हाथों में एक हाई डेफिनेशन कैमकॉर्डर पकड़े हुए था। वो भानगढ़ को अपने कैमरे में उतार लेना चाहता था। सुनकर रिकॉर्ड करते करते ही बोला, राजाओं के शौक, या इंसानों को रहने के लिए झोपड़ी नहीं मिलती है और मोरों के लिए हवेली बनाई गई थी। ये तो है सर, कहते कहते अतुल ने राजमहल की तरफ इशारा किया। वो असली राजमहल है, अभी तो देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ रत्नावती का महल ही किसी तरह से खड़ा है। अमित की नजर इन सब तरफ नहीं थी, वो सारे मंदिरों को अच्छी तरह से निरीक्षण कर रहा था। भानगढ़ के अंदर जगह जगह पर मंदिर है और सारे बिना टूट फूट के हैं। दरवाजे से प्रविष्ट होते ही श्वेत पत्थर का बना हनुमान मंदिर है, जिसमें पुजारी भी है। हालांकि
श्वेत पत्थर के हनुमान जी की मूर्ति ने उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। इसके अलावा उसने देखा इसके अलावा सोमेश्वर का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर, नवीन मंदिर और गणेश मंदिर। इन मंदिरों में अंदर मूर्ति नहीं है। हाँ, मंदिर के आसपास मूर्तियां खुदी हुई हैं, मगर इनकी उतनी कीमत नहीं। उसकी नज़र अब अर्जुन की तरह ही पक्षी की आंख पर है, और उसके पक्षी की आंख है गोपीनाथ मंदिर, और वहां पर रत्नावती की मूर्ति। कुछ सीढ़ियां चढ़ के वे लोग महल में प्रविष्ट हुए। महल के अंदर ही चमगादड़ों की बीट की बदबू चारों ओर फैली हुई थी। यहाँ पर कुछ एक मकान अभी भी खड़े हैं। देखने से ही अलौकिक अनुभूति होती है। सब कुछ ऐसा लगता है अपने अंदर इतिहास समाये हुए हैं, और अपने अपने पत्थर की उस जबान से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम इंसान नहीं समझ पाते हैं। सुरेश पूरे किले को देखकर आश्चर्यचकित था। मजबूत बना हुआ किला तोप के गोले से भी तोड़ा जाना संभव नहीं था। फिर वो कौन सी शक्ति थी जिसने मोम की तरह पूरे किले को मरोड़ के रख दिया था? अचानक महल के एक कोने पर रखे प्लास्टिक के कंघी, साजो सामान, घुंघरू आदि पर रेखा की नजर पड़ी। अतुल ने भी इसे भांप लिया। वह हंसते हुए बोला, गांव वाले मानते हैं रत्नावती के आत्मा आज भी महल में भटकती है भाई साहब, इसलिए उनके उपयोग के लिए ये सामान वो रख जाते हैं। सुरेश कैमकॉर्डर से रिकॉर्डिंग कर रहा था। अचानक ही उसके कैमरे के सामने रेखा आ गई। उस तरफ की खिड़की से बाहर कुछ देख रही थी। वहां से आती हवा से उसके खुले घने काले बाल कैमरे के बिल्कुल सामने उड़ रहे थे। सुरेश मगन होकर अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था। अचानक रेखा के इस तरह सामने आ जाने से उसका ध्यान टूटा। गुस्से में वो बोल पड़ा, रेखा सामने से हटो, तुम्हारी इन बालों की खूबसूरती मैं कैमरे में नहीं उतार रहा हूं। मतलब क्या उल्टा उल्टा बक रहा है? मैं तेरे सामने नहीं पीछे हूं, और मेरे बाल खुले नहीं ना, मैंने उन्हें नॉट में बांध के रखा है। सुरेश जैसे चौंक उठा। और धीरे से विस्मय भरी आंखों से पलटकर उसने पीछे देखा। आश्चर्य, रेखा तो उसके पीछे खड़ी है। ऐसे हाल में कैमरे में उसकी छवि आना तो संभव ही नहीं है। तो फिर कैमरे के सामने जो लड़की थी वो कौन थी? दोबारा मुड़कर जब उसने देखा, अरे सामने तो कोई नहीं है। कहाँ है वो खुले बालों वाली लड़की जो कुछ देर पहले कैमरे के सामने खड़ी थी? सामने नहीं है, कोई नहीं है। सुरेश ने एक बार फिर से मुड़कर रेखा की तरफ देखा। सच में उसने तो टॉप नॉट बांध रखा है। तो फिर वो लड़की कौन थी जिसके घने काले बाल उसके पैरों के घुटने तक पहुंच रहे थे, और जिसे अनजाने में ही कैमरे में उसने रिकॉर्ड कर लिया था? इस वक्त यहाँ पर आसपास लड़की कहने को एक रेखा ही है। तो फिर और अगर आसपास की किसी पार्टी से कोई लड़की इधर चली आई थी तो एक सेकंड में ही वो कहाँ गायब हो गई? क्या हवा में गायब हो गई? अचानक ही अमित की नज़र सुरेश पर पड़ी। उसका सफ़ेद चेहरा देखकर वो चौंक पड़ा। अरे क्या हुआ तुझे? सुरेश पसीने से तरबतर था। सुरेश ने तुरंत ही रिवाइंड करके उस रिकॉर्डिंग को देखा, मगर आश्चर्य, कैमरे में उसके सामने सिर्फ खिड़की दिखाई दे रही थी, कोई लड़की नहीं। वो बार बार रिवाइंड करके उस लड़की को खोजने की कोशिश कर रहा था, मगर कहाँ, कोई नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ महल की सूनी रिकॉर्डिंग है, और उसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं। वो अंदर से बुरी तरह से घबरा चुका था, मगर फिर भी परिस्थितियों को संभालते हुए अपने आप को थोड़ा सा सामान्य करते हुए बोला, कुछ नहीं, आई एम फाइन, यस। उसकी इस हालत को देखकर गाइड अतुल एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। उसकी हंसी अत्यंत रहस्यमय थी। वो बोला, आइए सर,
आप गोपीनाथ मंदिर देख लीजिए। वैसे वो ताला लगा रहता है, मंदिर के अंदर नहीं जा सकेंगे, मगर बाहर से देख लीजिए। और शाम भी ढलने लगी है, यहाँ से फिर जल्दी निकलना होगा। आइए देख लीजिए। अच्छा, अंदर क्यों नहीं जा सकेंगे? अमित पूछा। असली में वहाँ अंदर पे राजकुमारी रत्नावली के समय की बना हुआ एक देवी मूर्ति है। उस मूर्ति को बहुत से चोरों ने चुराने की कोशिश की थी, जिसे देखते हुए सरकार द्वारा उसे लॉक कर दिया गया। अच्छा, उस मूर्ति को चुराने की कोशिश की थी मगर कोई सफल नहीं हो सका? नहीं, मैंने कहा ना, ये मंदिर खुद को खुद ही ठीक कर लेते हैं, इसलिए कई बार प्रयास होने के बाद भी मूर्ति अपनी जगह यथावत ही मिली। ये पत्थर खुद को ठीक करना जानते हैं सर, इन पत्थरों में जान है। अमित गहरी नज़रों से गाइड की तरफ देख रहा था। वो शायद जानता है कि वो लोग किस लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। उसके होंठ के कोने में फंसी हुई हंसी अत्यंत रहस्यमय है, और बार बार उसका चेहरा उसे पहचाना हुआ क्यों लग रहा है? वो आंखें छोटी करके उस लड़की की तरफ देख रहा है। वो उसे जानता है, कहीं मिला है उससे, मगर कहाँ? अचानक अतुल अमित के करीब आया और अपने उन भावहीन आंखों से उसे देखते हुए धीरे से बोला, और जो भी करिए सर, मूर्तियों को कभी भी उखाड़ने की कोशिश मत करिएगा। मतलब? तीनों ही उसकी बात सुनकर चौंक पड़े थे। ये लड़का क्या अंतर्यामी है? तभी खुद को संभालते हुए अमित ने गुर्राते हुए कहा, कि क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, ये सब फालतू बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हालांकि अतुल का चेहरा अब भी वैसे ही भावहीन था। रेखा ने एक चीज देखा और उसका शरीर जैसे कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे अतुल एक भी बार पलके नहीं झपकाता है। अब चलिए सर, गोपीनाथ मंदिर देख लीजिए। शाम भी तो ढल रही है, कहीं रात हो गई तो फिर क्या हो जाए पता नहीं। किले से निकलने के बाद तीनों जैसे अपने स्वभाव से बिल्कुल अलग थे। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। रेखा अपने चंचल चपल स्वभाव जैसे भूल सी गई थी। सुरेश बार बार रिवाइंड करके महल के उस फुटेज को देख रहा था और अमित के चेहरे पर चिंता के भाव थे। गाड़ी का ड्राइवर दीनानाथ था। तीनों के रहने की व्यवस्था दीनानाथ के घर में ही हुई थी। किले से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर उसका घर था। दीनानाथ डिकोस्टा का ही आदमी था, एक तरह से एजेंट कह सकते हैं। यही कोई 30-35 साल का व्यक्ति, मगर अत्यंत चपल और वाकपटु। उसी ने सन्नाटे को तोड़ा। हाँ सर, मैडम, आप लोगों के रहने की व्यवस्था मेरे घर में ही हुई है, मगर होटल का आराम आप लोगों को नहीं मिल पाएगा क्योंकि पानी की बहुत कमी है, और खाना पीना भी हमारे घर के हिसाब से ही मिलेगा, और खाने पीने का खर्च आपको अलग देना पड़ेगा। देखिए, पहले से बता दे रहा हूँ, बाद में इस बात को लेकर कचकच मुझे पसंद नहीं होगी। अमित इस बात को सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वैसे भी वो लोग किसी टूरिज़्म में नहीं आए हैं, बस रात को कुछ देर ठहरने की जगह मिल जाए यही उसके लिए काफ़ी है। सुरेश ने भी बस हूँ कर दिया। उसका ध्यान अभी भी उस फुटेज की तरफ है। बस रेखा ही बोल पड़ी, क्यों, आसपास कोई होटल नहीं क्या? ये क्या कहीं घूमने फिरने की जगह है भाई साहब कि आपके लिए होटल मिल जाएगा? दिल्ली से 365 किलोमीटर दूर हैं आप लोग, यहाँ होटल तो दूर की बात है, किले के आसपास कोई गांव भी नहीं है। क्यों, किले के आसपास तो मैंने कुछ घर देखे हैं। हाँ, बस घर ही है, लोग देखे हैं क्या? मगर ऐसा क्यों? पता नहीं भाई साहब, बहुत बार कुछ लोगों ने किले के आसपास गांव बसाने की कोशिश की, मगर बने हुए घर या तो अपने आप टूट जाते हैं या फिर गांव के गांव महामारी से खाली हो जाते हैं। अंत में थक हार कर लोग यहाँ से दूर चले गए हैं। हाँ, घर अभी भी वैसे ही पड़े हुए हैं, मगर घर अचानक कैसे टूट जाएंगे? आंधी तूफान वगैरह की वजह से? पता नहीं भाई साहब, किसी को कुछ पता नहीं चला। जैसे वो किला ध्वस्त हो गया था, वैसे ही यहाँ रहने वालों के घर भी ध्वस्त हो जाते। लोग कहते हैं किले के अभिशाप की छाया आसपास बने हुए घरों पर भी पड़ जाती है। अब कैसा अभिशाप? क्या बोलूँ साहब, बहुत सी कहानियाँ हैं, मगर सारी कहानियों में एक चीज़
कॉमन है, वो है अभिशाप, काला जादू। सबसे पहली कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे, सिंघिया और रत्नावती की, दोनों के काला जादू की कहानी। लोग कहते हैं सिंघिया पत्थर से दबकर मरा था और उसके अभिशाप से किला ध्वस्त हुआ। लोगों का मानना है आज भी सिंघिया और रत्नावती की आत्मा किले में वास करती है। दूसरी कहानी राजा माधव सिंह और गुरु तालुनाथ की है। तालुनाथ यहीं पे अपना झोपड़ी बनाकर साधना करते थे। माधव सिंह ने किला बनाने से पहले उनसे अनुमति ली थी। तालुनाथ ने कहा था किला बनने के बाद उसकी परछाई किसी भी तरह से उनके साधना स्थल पर आकर नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन ऐसा हुआ किला ध्वस्त हो जाएगा। माधव सिंह ने अपनी बात रखी थी, मगर उसके बाद के लोगों ने बात नहीं रखी और किले को ऊंचा करते गए। और जिस दिन किले की परछाई तालुनाथ के साधना स्थल पर आकर गिरी, उसके बाद ही किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ओह, तो फिर असली अभिशाप किसका है? सिंघिया नहीं तो तालुनाथ? वो मैं नहीं बता सकता साहब। बचपन से बहुत सी कहानियाँ मैंने भी सुनी हुई है। वैसे गुरु तालुनाथ की बात सच भी हो सकती है, वहाँ किले के अंदर उनकी समाधि भी है। पर अब दो और बातें भी सुनी है मैंने। मुग़ल आक्रमण है ना? जी साहब, कुछ लोग कहते हैं मुग़लों के आक्रमण की वजह से ये किला ध्वस्त हुआ, और ये भी कहा जाता है कि पास ही के आजमगढ़ राजा के साथ लड़ाई में ही यह किला ध्वस्त हुआ है। पर कौन सा सच है कौन सा गलत पता नहीं। थैंक गॉड, कम से कम कुछ और तो पता चला, नहीं तो अभिशाप और मंदिरों के जीवंत होने की मनगढ़ंत बातें सुन सुनकर मैं तो जैसे परेशान सा हो गया था। इन सब बातों को हल्के में मत लीजिएगा सर। हमारे बाप दादा कहते थे रात होने पर किला जैसे जाग उठता है, जो कुछ टूट गया है सब कुछ जुड़ जाता है और पहले जैसा हो जाता है। जोहरी बाजार भी सज जाता है और वहाँ पर प्रेत आत्माएं खरीदारी करती हैं। बाहर से कई लोगों ने लड़कियों की हंसी खिलखिलाने, गाने बाजे की आवाज़ें सुनी हैं। रबिश। मगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार ने वहाँ पर वो बोर्ड क्यों लगाया है शाम के बाद प्रवेश न करना, और किले में ताला क्यों लगा देता है? यही तो असली बात है। जरा सोच, किला अरावली सरिस्का वन्य अभयारण्य के पास है। आसपास इतना जंगल है, वहाँ से कोई भी जंगली जानवर आ सकता, और शाम के बाद ही सारे जंगली जानवर शिकार पर निकलते हैं। जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए ही, टूरिस्टों को बचाने के लिए ये बोर्ड लगाया गया है। और आसपास के गांव भी इसीलिए नहीं बच सके हैं क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा था। कोई अभिशाप नहीं, ठीक है? सब कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, समझ गई? रेखा क्या समझी पता नहीं, मगर उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उसके मन का शक दूर नहीं हुआ है। तभी अचानक सुरेश बोल पड़ा, अच्छा ठीक है, मगर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? दौलताबाद, मेरे घर में। वहाँ जाकर आप लोग आराम करिए और कल रात से अपना काम शुरू करिएगा। और हाँ, रात में मैं आप लोगों को गाड़ी करके नहीं छोड़ पाऊँगा, आप लोगों को पैदल ही आना पड़ेगा। कहकर सुरेश फिर से रिकॉर्डिंग फुटेज खंगालने लगा। उसके मन में अभी भी प्रश्न था, आखिर रिकॉर्डिंग के समय उसने किसे देखा था, और अगर सचमुच उस समय वहाँ पर कोई लड़की थी तो फिर फुटेज में आई नहीं क्यों, और अगर नहीं आई तो फिर वो थी कौन? रेखा ने देखा हामिद के चेहरे पर भी गंभीर चिंता के भाव थे। वो बार बार सोच रहा था अतुल का चेहरा उसे इतना पहचाना क्यों लग रहा था। उसने उसे कहीं देखा था, अगर देखा था तो कहाँ? आज पूर्णमासी की रात है। पूरा जंगल और फोर्ट चांद की रोशनी में नहाया हुआ है। आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं है। चांद की रोशनी के बीच हल्के टिमटिमाते तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे आसमान में अबरक छिड़क दिया गया है। इनकी रोशनी जितनी स्निग्ध है उतनी ही रहस्यमय है। सदियों की सारी जानकारी अपने अंदर छुपाए मुंह बंद किए आसमान से वो आज भी नीचे देख रहे हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा है, केवल झिंगुरों की आवाज़ और बीच बीच में हवा के कुछ झोंके आसपास उगे हुए पेड़ों को हिला जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। इन्हीं पेड़ों की परछाइयों के बीच कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई थी और अचानक ही पीछे छुप गई। कभी कभी ऐसा लगता है इस पूरे सन्नाटे के बीच कोई एक राज छुपा हुआ है जो अचानक भयंकर चीखने के साथ साथ सामने प्रकट हो जाएगा। आसमान से चांद भी दिख रहा है,
मगर ऐसा लगता है जैसे वो बहुत डरा हुआ है और उसी डर के साथ साथ अपनी चांदनी बिखेर रहा है भानगढ़ के किले के शरीर पर। इस वक्त किले के दरवाजे पर खड़े हैं तीनों। रेखा को किले को देखकर एक अजीब सा अनुभव हो रहा है। दिन के समय है, किले को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। रात में उस अजीब से लगने के साथ साथ डर का भी समावेश हो चुका है। दूसरी तरफ अमित को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे जैसे दुनिया में सुख शांति समृद्धि बोल के कुछ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। मगर अचानक उसके मन में यह भाव क्यों? काम हो जाने पर मिलने वाली रकम की संख्या को सोच सोच कर वो तो कुछ देर पहले बेहद खुश हो रहा था और अचानक ही सुरेश की आवाज से दोनों की तंद्रा टूटी। काम शुरू किया जाए? हाँ। अमित अब पहले वाले भाव में आ चुका है। इमरजेंसी लाइट को जमीन में रखकर डुप्लीकेट चाबी से वो ताला खोलने लगा। कहने की जरूरत नहीं है कि इस डुप्लीकेट चाबी की व्यवस्था दीनानाथ ने की है। यहाँ तक कि गोपीनाथ मंदिर की डुप्लीकेट चाबी भी लाकर दी गई है। हालांकि अमित ने उससे पूछा था कि उसने ये सब कैसे किया। इस पर वो बोला था, बाबू पैसा फेंकने से दुनिया में सब कुछ हो जाता है। और ये भी स्पष्ट है कि डिसिल्वा ने इस काम को कराने के लिए ढेर सारा पैसा लुटाया है। ताले में चाबी लगाने की कुछ ही सेकंड में ताला अपने आप खुल गया। रेखा जैसे चौंक से पड़ी। ओह वाओ, क्या फास्ट! मैं तो अपनी अलमारी का ताला भी इतनी जल्दी नहीं खोल पाती और इतना पुराना ताला तुमने इतनी जल्दी खोल लिया। इमरजेंसी लाइट की रोशनी अमित के चेहरे पर पड़ रही थी और उसमें अचंभा के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सुरेश बोला, अब क्या हुआ? एनीथिंग रॉन्ग? नहीं, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे ताला अपने आप खुल गया। मैंने तो सिर्फ चाबी उस पर टिकाई थी। मतलब मैंने सिर्फ चाबी लगाई थी, घुमाई नहीं थी। घुमाने से पहले ही ताला अपने आप इस तरह से खुल गया। सुरेश हंसा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ताले की हालत देख रहा है, कई सालों पुराना है। अंदर ही अंदर जंग खा गया होगा। मुझे तो लगता है हमें चाबी की भी जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा हिलाने डुलाने पर ही ताला अपने आप खुल जाता। सही कह रहा है। अमित ने बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि चाबी की समस्या के समाधान से बड़ा काम अभी उन्हें करना था और उसके लिए समय उनके पास बहुत कम था। इसलिए ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना अभी लाजमी नहीं था। वैसे भी ऐसी जगह पर मूर्ति काटना बहुत मेहनत का काम है और समय का काम है, क्योंकि यहाँ पर ड्रिल वगैरह तो लाए नहीं जा सकते। विद्युत की व्यवस्था है नहीं, उनके क्या काम। छेनी हथौड़ी से ही सारी मेहनत करनी है और सफलता पानी है। और वैसे भी ड्रिलर वगैरह की आवाज़ इस वीरान से किले में इतनी ज़्यादा गूंजेगी कि सरकारी कारिंदे दौड़े चले आएंगे। तीनों उस अंधेरे किले के अंदर धीरे धीरे चले जा रहे थे। अमित की याददाश्त लगभग कंप्यूटर की तरह है। एक बार वो अगर किसी जगह को देख लेता है तो उसे कई समय तक याद रखता है। जब अतुल दिन के समय उन्हें अपने साथ ले जा रहा था तो उसने सारे रास्ते को अपने दिमाग में बसा लिया था। हालांकि भानगढ़ का मैप भी उनके पास है। अतुल उन्हें हनुमान मंदिर की तरफ से ले गया था। अंदर प्रविष्ट होते ही उनकी नज़र में हनुमान मंदिर पड़ी। अभी हालांकि वो बंद था। अतुल ने बताया था 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता है, यहाँ तक कि रात का चौकीदार भी नहीं। इसलिए किला पूरी तरह से वीरान है। अतुल ने हालांकि उन्हें थोड़े घुमावदार रास्ते से ले गए थे। अमित ने सही रास्ता पकड़ा और जल्द ही दूरी तय कर ली। हनुमान मंदिर से थोड़े आगे पर ही वो टूटा फूटा इलाका पड़ा। यहाँ क्या था भगवान जाने। वैसे किला होने की या महल होने की संभावना ही ज़्यादा थी। दिन के समय उन्हें एक बात का एहसास नहीं हुआ था जो इस वक्त रात के समय हो रहा है। वो है एक भयानक सड़ी हुई बांस। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं बांस बढ़ती चली जा रही। मोरों की हवेली तक पहुंचते पहुंचते गंध अत्यंत तेज हो गई थी। उन सबका जैसे जी मचल सा आया।
हो गई है। वो कैमरे से नज़र बिना हटाए बोल पड़ा, रेखा थोड़े तेज पैर चलाओ, नहीं तो अमित अब तुम्हारी बैंड बजा देगा। बैंड तो तेरी बजेगी बेवकूफ़। सुरेश से कुछ दूरी से ही रेखा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अचानक चौंक कर उसने उसकी तरफ देखा। डरती हुई आंखों से उसने देखा रेखा उसके पीछे नहीं अपितु उससे काफ़ी दूरी पर आगे खड़ी हुई है। वीडियो बनाने के चक्कर में तू ही हमसे कितना पीछे हो गया, देख जल्दी पर चला। एक ही पल में उसकी तरफ देखकर पीछे मुड़कर सुरेश ने देखा, मगर पीछे सिर्फ गहरा अंधकार और शून्यता सी और कोई नहीं। और ये घटना इतनी विस्मयकारी थी कि कुछ पल के लिए उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ पल तक चुपचाप रहकर किसी तरह वो बोला, तो पीछे पीछे कौन था? ये क्या बात है? ये सब क्या नींद में है क्या? कभी रेखा को आगे देख रहा है, कभी पीछे देख रहा है, ये सब क्या शुरू किया तूने? मगर मैंने इस पर पैरों की आवाज़ सुनी, सांसों की आवाज़ भी सुनी थी। कोई था, समवन वाज देयर, कोई निश्चित रूप से था। सुरेश समझ रहा था कि कुछ पल के लिए कुछ तो हुआ था। वो विस्मय से पीछे की तरफ देख रहा था। उसके मन में डर के भाव स्पष्ट थे। अमित ने भी उसके मन के भाव समझकर अंधेरे में तेज इमरजेंसी लाइट की रोशनी मारी, फिर कड़े स्वर में बोला, देख कोई है? टॉर्च की रोशनी में सिर्फ भगना अवशेष स्तूपों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था।